गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सो हम लोग क्या कर रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ा था। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके बारे में डेफिनेशन पढ़ ली थी हमने। ये पढ़ लिया था दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस होगा, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। या फिर ये जो पॉइंट चार्ज क्यू है, इसे ए पॉइंट से बी तक लेके आने के लिए जितना वर्क किया है और नीचे वो चार्ज, इनकी रेशो को भी हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। फिर हमने किया था 1 वोल्ट क्या है हमारे पास। 1 वोल्ट हम कब बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, जब 1 जूल वर्क होगा, यानी कि 1 जूल वर्क हुआ है एक कुलम चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके आने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है कि इसको मेजर कैसे करेंगे। इसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज होती है, उसे बोलते हैं वोल्ट मीटर। ओके, वोल्ट मीटर ये डिवाइस है जो क्या करती है, पोटेंशियल को मेजर करती है। और पोटेंशियल को मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो है वोल्ट, कि वोल्ट में इसे मेजर करेंगे। जैसे हमने करंट में एमीटर से मेजर किया था और एम्पियर में मेजर किया था करंट को, यहाँ पे वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे और वोल्ट में मेजर करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं हम कि डेफिनेशन क्या होगी। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, उसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, यानी कि आई करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस कंडक्टर। फिर हम इसको उल्टा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, फिर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, वो क्या है, R है। तो V इज इक्वल टू R इंटू आई, यानी जो ओम्स लॉ है उसे हम जनरली क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। ओके, तो यहाँ से हमें पता चल गया है ओम लॉ का फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट देखिए, इसी फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हैं। ये देखिए, आई इस तरफ रह गया है, आर यहाँ आके डिवाइड हो गया है V के साथ डिवाइड। ये फर्स्ट फॉर्मूला बन गया है, इसको ऐसे ही। ऐसे हम अगर R की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा, V अपॉन I। ओके, ये रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए फॉर्मूला होगा। और जो ये कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है इसका नाम है रेजिस्टेंस, याद रखना है। R एक कांस्टेंट है और इसका नाम रेजिस्टेंस है। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो करंट है ओम्स लॉ में, मेन तो ये वाली डेफिनेशन है। ओम्स लॉ में जो करंट है, आई की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी ये वाला, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। तो I क्या है, पोटेंशियल के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस के इनवर्सली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसे बोलेंगे जो इसके यहाँ सामने लिखा होता है, इनवर्सली उसे बोलते हैं जो यहाँ नीचे लिखा होता है। ओके, तो इस तरीके से हमें पता चल गया है कि ओम्स लॉ के अंदर क्या देखने को मिलता है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। ओके, नेक्स्ट देखिए, ओम्स लॉ का ग्राफ बताया हुआ है कि कैसा बनेगा। देखिए, जो ओम्स लॉ है ये कहाँ लगता है, ओहमिक कंडक्टर आर कंडक्टर्स दैट ओबे ओम्स लॉ। ओहमिक कंडक्टर ही ऐसे कंडक्टर हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। और यहाँ पे ग्राफ देखिए, द वी आई ग्राफ ऑफ ओहमिक कंडक्टर इज स्ट्रेट लाइन। जो भी ओहमिक कंडक्टर होगा, जब हम उसे कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाएंगे और करंट को मेजर करेंगे, एम्पियर में मेजर करते हैं और ये वोल्ट, यहाँ पे एक एक इनकी यूनिट दी है। देखिए, यहाँ पे V लिखा है, यहाँ पे A लिखा है, तो ये दिखाया है कि करंट हमारे पास एम्पियर में है और वोल्टेज हमारे पास वोल्ट में है। ओके, तो देखिए, जब ओम्स लॉ क्या दिखा रहा है हमें, जो IV ग्राफ है वो हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ये देखिए, सीधी लाइन आएगी कि जैसे जैसे हम करंट को वेरी करेंगे पोटेंशियल भी वैसे वैसे वेरी करेगा। ओके, इक्वल वेरिएशन आएगा जैसे आप मैथ्स में ग्राफ करते हो। और ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। इस पॉइंट को बोलते हैं O, ओरिजिन, जहां से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों की दोनों एक्सिस। यहाँ पे ये वोल्टेज वाली और ये किस वाली है, करंट वाली, और ये बीच में स्ट्रेट लाइन आ रही है, ओम्स लॉ का ग्राफ। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास बात आती है रेजिस्टेंस की। तो देखिए, रेजिस्टेंस क्या होगा,
रेजिस्टेंस को हम कैसे मेजर करेंगे? तो जो रेजिस्टेंस है हमारे पास वो क्या होता है? अपोजिशन फोर्स होता है जो इट करंट को फ्लो होने से रोकता है। जैसे जो करंट है, कुछ भी करंट है उसको जो फ्लो करने से आगे जाने से रोके, उसे बोलेंगे हम क्या है, वो रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को अपोज करता है, कि उन्हें मूव नहीं करने देता है। अब देखिए इसको मेजर कैसे करेंगे? एमीटर जो है वो लगेगा सीरीज में और वोल्ट मीटर जो है लगेगा पैरेलल में। ये वोल्ट मीटर अटैच किया है, पैरेलल में लगाया है, और ये जो इसके साथ ही कनेक्टेड है ये कैसे लगाया है? मीटर यहाँ पे सीरीज में लगाया है। अब देखिए हमने पिछले उसमें किया है, पिछले अभी जो डेरिवेशन चल रहा था, R इज इक्वल टू V अपॉन I। V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, I यहाँ पे करंट है। तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। एक चीज और रह गई है कि रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूनिट कौन सी यूज होती है? यूनिट क्या होगी रेजिस्टेंस की? तो देखिए वैसे तो ऊपर वोल्ट है, नीचे एम्पियर है। आर क्या बन जाएगा हमारे पास? आर की यूनिट बन जाएगी वोल्ट डिवाइड बाय एम्पियर, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर। बट जो हमारे पास आर है उसको हम मापते हैं ओम में। ये वाली यूनिट यूज करनी है इसके लिए। ये इसका सिंबल है ऐसा, दोबारा से बता देती हूँ, ऐसा सिंबल है इसका, ओम। तो ओम में हम रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। अब बात आती है रेजिस्टेंस डिपेंड किस चीज पे करता है, रेजिस्टेंस कैसे कैसे अफेक्ट होता है। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। देखिए जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ मटेरियल, लॉन्गर मटेरियल हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस। की जो हमारे पास लेंथ, जिस मटेरियल की ज्यादा लेंथ वाला हम लेंगे, बेशक मटेरियल सेम भी है, लेंथ अगर ज्यादा ली है हमने तो रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर होगा। देखिए यहाँ L लेंथ के लिए 1 ओम रेजिस्टेंस ऑफर हुआ है, लेकिन यहाँ 2L के लिए 2 ओम हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है। ओके, कि रेजिस्टेंस लेंथ के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड में क्या बोला है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि एरिया। फर्स्ट में आपको लेंथ के बारे में बताया, सेकंड में आपको बोल रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं कि अगर एरिया किसी मटेरियल का ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा? लेस रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अब देखिए यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 दिखाई हुई है, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम दिखाई हुई है। ऐसा क्यों है? मान लीजिए आप किसी गली में से चले जा रहे हैं, गली भीड़ी है, आप 20-25 लोग एक साथ चले जा रहे हैं, तो भीड़ी गली में से आपको निकलना मुश्किल लगेगा ना। एक आपके पास जो गली है वो खुली है, तो खुली गली में से इजीली निकल जाएंगे 20 बंदे। तो जहां पे जगह ज्यादा होगी, यानी एरिया ज्यादा होगा, वहां से किसी चीज का निकलना आसान होगा, जहां पे एरिया कम होगा वहां से निकलना मुश्किल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि एरिया बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, लेस हो रहा है रेजिस्टेंस, जैसे जैसे एरिया लार्जर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट बात आती है थर्ड पॉइंट की जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल अगर हम बढ़ा देते हैं तो एरिया हाई हो जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब हम उन्हें टेम्परेचर दे देंगे किसी भी कंडक्टर के अंदर तो वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, एक दूसरे से टक्करें मारना स्टार्ट कर देंगे, जिस वजह से क्या होगा? बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पाएगा। मान लीजिए हम चले जा रहे हैं, एक दूसरे को छेड़ी जा रहे हैं, तो क्या हम मूव कर पाएंगे? नहीं ना। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाएंगे जब कहाँ टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, कहीं भी टेम्परेचर को अगर बढ़ा दें वो एक दूसरे से भिड़ेंगे, उनको चलने में दिक्कत होगी, जिस वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर होगा, करंट कम निकल पाएगा। नेक्स्ट देखिए, काइंड ऑफ मटेरियल। जो हमारे पास फोर्थ फैक्टर है वो क्या है? मटेरियल का नेचर है, कि किस टाइप का मटेरियल है। मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, किसी मटेरियल के लिए वो ज्यादा होगा, किसी के लिए कम होगा। ओके, तो इस तरीके से मटेरियल भी रेजिस्टेंस को अफेक्ट